संघाच्या 7व्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं तमाम देशभरातून देश से आए हुए सभी डेलीगेट्स, सभी ओबीसी साथी, उनके समर्थन करने वाले सभी बहना, इनका मैं स्वागत करती हूँ। और ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण हमें मिला है, वो हमारा आरक्षण अभी टिकेगा भी नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने हमको लाकर छोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगी बबनराव तयवाड़े साहब, राजूरकर साहब, हमारे डॉक्टर जीवतोड़े साहब, वानखेड़े, सभी महिला हमारी साथी तबका, मंच पर उपस्थित सब महानुभाव, हमारे शब्बीर भाई अंसारी का हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि देश के जो जाने माने 100 जो डिग्निटरीज है, उनमें उनका नाम 4 दिन पहले शामिल किया गया है। तो इसीलिए उनका भी मैं बबनराव तयवाड़े साहब और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से और तमाम ओबीसी की ओर से फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मेरे भाषण की शुरुआत मैं करूँगी, एक शेर सुनाऊंगी आपको। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखते, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली है, हाथ खाली है, ऊपर उठाए रखिए। उठाओ उठाओ, यार फोटो बक्के, हाथ खाली है, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुकता नहीं? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ओबीसी की लड़ाई दिन ब दिन कठिन होती रहती है, लेकिन अब वो लड़ाई आखिरी चरण पे आ गई है। हमारा महाराष्ट्र का रिजर्वेशन जो ओबीसी को 27% दिया था, 73 और 74 संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी ने, वो आरक्षण हमारा खत्म हो गया था। अब हमको मिला है। यहाँ आए थे फडणवीस साहब, उन्होंने बोला कि 4 महीने में मैंने देने का वादा किया था और मैं आने के बाद वो मिला। अच्छी बात है, मिला है। कैसा मिला है मुझे और आप सबको पता है, हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को भी पता है। असल में 30 जून को इनकी सरकार बनी है। 15 दिन में कोर्ट का निकाल आया है। पंटीय आयोग उसके पहले ही इम्प्लीमेंट हुआ था। अब ये क्या कितना गलत सुनना, हमारे कान बहरे हो गए इनका गलत सुन के। कब तक गलत सुनेंगे राजूरकर साहब? कब तक सुनेंगे? मुझे तो उनकी दया आ रही है, दया, बहुत दया आ रही है उनकी मुझे। अच्छा, वो दूसरे एक महानुभाव यहाँ भाषण करने को आए थे, मंत्री महोदय, उन्होंने बोला 27 मंत्री बनाए हैं। मैं उनको एक सवाल पूछूंगी और आपके सामने वो रखूंगी। हमको 27 बनाए आपने, धन्यवाद मोदी साहब, आपका शुक्रिया। 27 को आपने बिठा दिया।
अरे बंधुआ मजदूर उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। आपने 27 मंत्री बनाए हैं, पोजीशन तो दी आपने, गाड़ी दी, बंगला दिया, और वो दिए क्या, पीए दिए, बॉडीगार्ड दिए, पीछे आगे खड़े करके सब दिए। बट अबाउट पावर, पावर का क्या है? कौन सी पावर है? अरे एक ही माई का लाल निकला जिसका नाम नाना पटोले है। नजर से नजर लगाया, नजर से नजर लगाया और अपना रेजिग्नेशन फेंक दिया कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो एमपी होके हमारा क्या फायदा है? सत्ता की कुर्सी वीपी सिंह ने भी त्यागी थी, 11 महीने में सरकार उसका गिरा था। हम ओबीसी इतने खुदगर्ज है, बेईमान है, मक्कार है ओबीसी। मैं आपको बता रही हूं, 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो इलेक्शन हुआ, उसमें वीपी सिंह के क्या हाल हमने बनाए। अरे आपके मेरे लिए उन्होंने 11 महीने में सत्ता छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये सरकार दिल्ली के तख्त और ताज पे बैठी थी। वो सत्ता जब वो चला रहे थे, उन्होंने जब मंडल का इम्प्लीमेंटेशन किया, ओबीसी को 27% आरक्षण में, एजुकेशन में और नौकरी में दिया, तो समर्थन वापस लिया। मुझे याद है वो दिन इन्होंने कहा, अटल बिहारी जी के, उन्होंने बोला देश का दूसरा पार्टीशन हुआ। क्यों? ओबीसी को कुछ या तो दूसरा पार्टीशन याद आया क्या आपको? फाळणी झाली म्हणले, फाळणी हो गई भारत, ओबीसी को दिया। तो कई लोगों ने कई गलत बयान दिए। वीपी सिंह एक सभा में बोले, वीपी सिंह एक सभा में बोले 91 के डिफीट के बाद, पराजय के बाद, वो बोले मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, लेकिन वो नहीं आए थे जिनके लिए मेरा जनाजा निकला था। जो ओबीसी इस देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके लिए मैंने सत्ता त्यागी, लेकिन वो मेरे मौत में नहीं आए। दूसरा धोखा, राजनीति नहीं बोल रही हूं साहब मैं आपके सामने, ये इम्पार्शियल स्टेज है ऐसा मैं मानती हूं, फिर भी इतने इंटेलेक्चुअल यहां बैठे हैं तो इनको संदेश तो कुछ देना पड़ेगा। आज ऐसा हमें बताया जा रहा है, माननीय राठौड़ साहब आप तो मैं धन्यवाद दूंगी, 4 महीने ये आदमी पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी की यात्रा करके घूमा। इनकी उम्र कम से कम 75 साल से आगे पीछे हो सकती, जागरूक कर रहा है लोगों को, घूम रहा है जागरूक करके। हमारे शब्बीर अंसारी है, हमारे तायवाड़ी साहब है, उम्र का तगाजा है। घर के लोग भी, हमारी भाभी यहाँ बैठी है, वो भी इनको डांटती है बीच बीच में, है रुको जरा बोल के, लेकिन नहीं मानते वो। हमारे भी घर के लोग मुझे बोलते अब तुमको अभी तक नहीं क्या थके तुम, लेकिन हमने कहा कि नहीं थके, हम नहीं थकेंगे, हम थकाएंगे किसी को। तो अभी ऐसा साजिश चल रही है कि जो गोदी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे सर पर तोपा जा रहा है, ऐसा बोलते हैं अगला पर्याय भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी है। अरे वाह, कैसा हो सकती है आम आदमी, एक आदमी का पार्टी? क्या देखा है हमने उनका? अरे यही तो थे जिस दिन मंडल की घोषणा की थी वीपी सिंह ने, उसके दूसरे दिन
यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम से यही केजरीवाल साहब ने मोर्चा निकाला और हमारे ओबीसी के आरक्षण को विरोध किया। हमको पूछना पड़ेगा कि आपकी ओबीसी के बारे में क्या भूमिका है। हाँ, आप पर्याय बोल के हमारे सामने पेश करने की जो साजिश चल रही है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा सर। ये अगर हम समझ गए नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो सकता है। इनके सब लोग आरक्षण को विरोध कर रहे हैं। खुद स्वयं आरएसएस के मुखिया आदरणीय मोहन भागवत जी 10 बार बोल चुके हैं कि संघ मतलब आरएसएस आरक्षण मुक्त भारत चाहता है। अब बताओ मुझे, ये बोल रहे हैं कि हमने दिया आरक्षण, मोदी जी बोल रहे हैं 27 महीने ओबीसी के मंत्री बनाए, वैद्यकीय मतलब भी डॉक्टर का जो पेशा है उसका जो आरक्षण है वो इन्होंने खत्म कर दिया है, नीट का कोटा। अब ये सब खत्म करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात सुनाती हूँ, देश में 9 लाख ओबीसी पंचायत राज में सत्ता में आए थे, 9 लाख, और महाराष्ट्र में 56,000 ओबीसी को सत्ता मिली। 1994 से आज तक, 1994 से आज तक हमारे महाराष्ट्र में 3 लाख लोगों ने इसका फायदा लिया। वो 3 लाख जो झड़पी मेंबर बने, वो पंचायत समिति मेंबर बने, वो नगर अध्यक्ष बने, वो महापौर बने, वो नगर सेवक बने, वो ग्राम पंचायत के सरपंच बने, वो सदस्य बने, वो अगर आज तैवाड़े साहब यहाँ आते तो ये ताल कटोरा मैदान बाहर भी जगह नहीं थी। अभी भी ओबीसी मरा हुआ मुर्दा है, मुर्दा। अभी भी इसमें जान नहीं है। इसमें लड़ने की जो जद्दोजहद होनी चाहिए, जैसे हमारे सिख भाई लड़ते हैं, कैसे लड़े देखे ना आपने। हरियाणा के बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे किसानों ने जो आंदोलन किया है, 1 साल 2 महीना, 1 साल 2 महीना मिशन के तरह ये लड़े, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, कदम वापस लेना पड़ा। ओबीसी कब जागेगा? मैं ये सिख भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि आप हमारा नेतृत्व करें, आप आगे आओ, एक बार फिर बिगुल बजाओ और पूरे देश के ओबीसी को यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों के तादाद में बिठाओ। फिर देखो जातिगत जनगणना होती है कि नहीं होती है। जब तक जनगणना नहीं होगी, मैंने बोला आपको, आरक्षण हमारा नहीं टिकेगा। सिर्फ प्राण निकल जाने से ही मौत नहीं होती भाई, सिर्फ प्राण निकल जाने से मौत नहीं होती। वो भी मरे हुए हैं जो अपने हक और अधिकार को खामोशी से खत्म होते देखते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम यही काम कर रहे हैं। हमको जागना पड़ेगा क्योंकि हम जिंदा कौम हैं। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जब तक हम सत्ता में नहीं बैठेंगे, सत्ता में तो बैठते हैं 27 मंत्री, हमको वो सत्ता नहीं चाहिए सर, हमको वो सत्ता चाहिए जो बघेल इंप्लीमेंट कर रहा है छत्तीसगढ़ में। देखो आप उसका किरदार, हमें वो सत्ता चाहिए। हमारा निर्णय लेने की क्षमता, हमारा अभी का वो मुख्यमंत्री जो बना है ना एकनाथ शिंदे, वो हर बात करते समय जैसा औरत अपने पति के मुंह को देख के बात करती है, उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ अपने को खींचता है कि क्या करता है। कभी कागज खींचता है, कभी माइक खींचता है कि यहाँ आया हुआ। यहाँ तो आके बहुत बात मिट्टू बात करके गया है। पैरोट चौपट है तर पोपट
पोपट के जैसी बात तो करके गया, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो अभी उसके ही हाथ में है, उसके ही हाथ में है। तो ऐसा गूंगा, बहरा, लंगड़ा ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं न्याय दे सकता। संघ के इशारे पे चलने वाला प्राइम मिनिस्टर जो झूठा ओबीसी है, केस करो मेरे ऊपर, बोलना उसको, जेल में जाने को तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। झूठे ओबीसी जब तक हमारे ऊपर थोपे जाएंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलता। माँ की ममता और दाई की ममता में बहुत फर्क होता है भाइयों। हमारे पास दाई की ममता दिखाने वाले लोग सत्ता में पीठासीन है, इसीलिए हमारा सत्यानाश ओबीसी के मूवमेंट का होते जा रहा है। मैं ओबीसी को एक संदेश देना चाहती हूँ, मैं ओबीसी को एक संदेश देना चाहती हूँ, जात मत बनो, जात मत बनो, जमात बन के काम कर दो। जब तक तुम जमात नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा कोई धनी नहीं, तुम्हारा कोई मोल नहीं। एक ये उंगली से काम नहीं चलेगा, उसके मुट्ठी बनाना पड़ेगा। वज्र मुठ कहते हैं मराठी में इसको, ये मुट्ठी बनाना पड़ेगा। जब तक संगठन मजबूत हम नहीं बनाएंगे, सभी ओबीसी संगठनों को मैं आह्वान करूंगी, राष्ट्रीय ओबीसी मंच के इस पीठासीन से, ये मेरे ओबीसी भाइयों सब एकजुट हो जाओ। बाबा साहब का जो संदेश था भीमराव अंबेडकर का, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम पढ़े लिखे हुए हैं, संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष की तरफ हम अभी आए नहीं हैं। तो हमारा महादेव जानकर मैं इनको धन्यवाद दूंगी कि जंतर मंतर पे 5 अगस्त को इन्होंने जो धरना महाधरना किया, मोर्चा संघर्ष किया, 5000 से ज्यादा लोग पूरे देश से वहां आए थे। अगले साल जब हम करेंगे सब आप मिलके, मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को भी आह्वान करूंगी कि आप भी इस कन्वेंशन में, जंतर मंतर में, इन्होंने बोला जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। जब तक तुम दल नहीं बनाओगे अपना, ताकत उसी वक्त आपको आ सकती है। आपके साथ कोई दल है तो मैं आपको बोलूंगी, अगर शहद के जैसा मीठा मिठास चाहिए आपको, तो मधुमक्खियों की तरह एकजुट होने का भी प्रयास हमको करना पड़ेगा। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे, हम अगर संगठित नहीं होंगे, हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हम केवल बात करके ही यहाँ पर रुकेंगे। सत्ता जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी, सत्ता ऐसी चाबी है तेवाड़े साहब, अब अपन सब भी सत्ता वाले यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई भी सत्ता में नहीं है, सब बैंड वाले हैं। अपन शादी में बैंड वाले होते हैं ना, बजाओ बोले तो वो फूकते हैं, पपप 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 पप। पर जब शादी हो जाती है तो उसको बोलते हैं रुक, बाहर निकल, तो मंडप के बाहर। अब हम सब बैंड वाले बचे हैं, जो सत्ता वाले थे वो निकल गए। आपने देखा ना, सत्ता वाले जब जा रहे थे कितनी रश थी उनके पीछे, कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं। मुझे मालूम है, मैं उठी क्या, तुमने देखा होगा वहां बैठी ना, एक भी नेता आया तो उठी नहीं मैं। तो उनकी क्या लायकी है हमारे सामने? हमने जिंदगी दी है मूवमेंट को। इतना आसान ये आदमी क्या पागल है क्या? इतना प्रोफेसर रहा है, डॉक्टरेट पीएचडी प्राचार्य रहा है, लाइफ दिया है इसने मूवमेंट को। हम लाइफ दे के मूवमेंट को बड़ा करने वाले लोग हैं, लेकिन हमको बैंड वाले बनाना चाहते हैं ये लोग। इनको हमको सिखाना पड़ेगा सबक। और इसीलिए कोई तो घोषणा दे रहा था यहाँ, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। घोषणा तो बड़ी अच्छी है,
बड़ी प्यारी भी है, कान को सुनने को भी बहुत अच्छी लगती है। दम है क्या? दम, दम होना ना है क्या? दम है तो उठाओ हाथ, बताओ कितना दम है। जो ओबीसी की बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा, तो देखो शरद यादव, आज मैं धन्यवाद दूंगी आपको सर, सैल्यूट करूंगी मैं आपको। आपने मेरे नेता को नवाजा, उनको जो आप दे रहे हैं लालू प्रसाद को, मेरा क्या हुआ है बताऊं क्या? हमारा जनता दल था, शब्बीर अंसारी भी थे हमारे साथ, जेल में भी थे मेरे साथ, वो हम भी जेल में, वो भी जेल में। वो इतना टूटा कि वीपी सिंह एक बार हमको मजा में ऐसा बोले, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गरा क्यों होता, एक वहां गया, तब तक टुकड़े 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 जनता दल के हो गए। लेकिन है अभी भी जिंदा, अभी भी जिंदा है, फिनिक्स है, हो सकता है और एक बार वो उभार सकता है, मैं आशावादी हूं। जो जो ओबीसी के लिए लड़ता है उसको कैसा सताया जाता है। लालू को 5 साल जेल, अरे वाह 5 साल जेल। और महाराष्ट्र में अभी जो हुआ 50-50 करोड़ रुपए और हजार करोड़, सूरत में होटल में ऐसा बोलते हैं कि दारू मिलती नहीं वहाँ, और दारू का बिल 25 करोड़ रुपए हुआ वहाँ। कहाँ से आई दारू? सूरत के होटलों में। जो हमारे बगावत करके एमएलए भगाए गए थे राठौड़ साहब, 25 करोड़ कहां से आई दारू? तो बात ऐसी है कि शरद यादव जैसा एक अच्छा इंसान जो पिछड़ों की बात करता था, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, ये बेजुबानों की लड़ाई लड़ते हैं, ये आप ध्यान में रखो। जिसको जुबान नहीं है उसकी लड़ाई, वंचितों की, उपेक्षितों की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं। इसीलिए इसको 6 साल निष्कासित किया गया राज्यसभा से, घर को बिठाया गया, लालू को जेल भेजा, कई लोगों को जेल की हवा चाटने को इन्होंने लगाई। मैं आपको बता, अरे भाई ईडी का भी कोई तो जिक्र किया यहाँ पर, क्यों भाई? भ्रष्टाचार केवल यही लोग कर रहे हैं क्या? और बीजेपी बहुत नेक, ईमानदार, सच्ची है क्या? तो 5000 करोड़ का ऑफिस कैसा बना आपका? आपका बाप क्या खेत में गया था क्या काम करने के लिए? कहां से बना? कहां से आया पैसा? कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछना तो चाहिए, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। तो बात ऐसी है, ईडी केवल उसी के ऊपर बिठाते हो क्या? मैं उनका समर्थन नहीं करूंगी। उन्होंने अगर गैर पद्धति से 1000 करोड़ कमाए होंगे, वो जेल में जाना चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। लेकिन सबको सरीका न्याय दो ना, इक्वल। अगर न्याय के समान सब समान है ईश्वरया जी, तो सबको समान मिलना चाहिए ना। वो नहीं हो रहा है और यही गलती यहाँ हो रही है। इसीलिए मैं ज्यादा माफी चाहती हूँ। लेकिन देखो, मैं आपको एक राज की बात बता रही हूँ कि जनगणना जो भी की गई, तो जनगणना मागास वर्ग आयोग जो है ऑल इंडिया का 1955 से उन्होंने भी बोला था कि जनगणना होनी चाहिए। 1980 में भी बोला था आयोग ने कि जनगणना होनी चाहिए। और खुद राजनाथ सिंह साहब जो आज संरक्षण मंत्री है, खुद राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला था कि 2021 के सेंसस में हम जनगणना करेंगे। लेकिन उनको कितना कोसा गया बाद में। उनका जो असली मंत्रालय था, गृह मंत्रालय, वो निकाल दिया गया, संरक्षण में उनको भेजा गया। मतलब उनको भी डांटा गया। उनकी भी बहुत मजबूरी चल रही है वहाँ पर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जरूरत का नाम इंदिरा गांधी।
ऐसी हाल उनके अभी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमारे 96 को देवेगौड़ा पंतप्रधान बने, प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए करने का ठराव लोकसभा में मंजूर किया, उसकी सरकार गिराई गई। जो ओबीसी की बात करेगा उसको किनारे लगाने का काम यहाँ किया जाता है। मुझे एक बात मुझे याद आई, जब शरद यादव सदन में पहुंचे, जब शरद यादव सर्वोच्च सभागृह है लोकसभा का, वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ वो जब ओबीसी की बात करने के लिए खड़े रहे तो उनको बोला गया, शरद यादव वापिस जाओ और भैंसा चराओ, भैंसा चराओ, क्योंकि वो गौली है ना, यादव है ना, तो यादव का धंधा है दूध निकालना और बेचना। आज इतने साल के बाद भी इतनी डरपोकती, कर्पूरी ठाकुर जब गांव-गांव गए और सदन में पहुंचे तो बोले, सदन में तुम्हारा क्या काम, तुमने तो दाढ़ी करना चाहिए, हजामत करना चाहिए, आपका जो नाई का धंधा है वो आपने करना चाहिए। इतना नीचा ओबीसी के लोगों को दिखाने का काम अभी भी क्या जाता है, इसके विरोध में भी हमको संगठित होकर हमको आवाज उठानी पड़ेगी। और इसीलिए मेरे सभी ओबीसी भाइयों में इतना ही कहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में ज्ञान होती है, पर होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जब तक ओबीसी अपना हौसला बुलंद नहीं करेगी तब तक हमारा जो आरक्षण हमको मिला है वो, और केवल आरक्षण की बात नहीं है, तो स्वाभिमान हमको चाहिए, सम्मान हमको चाहिए, क्योंकि ये देश हमने खड़ा किया है। ये देश कोई तुमने खड़ा नहीं किया है, हमने खड़ा किया है। ये देश 12 बलूतेदारों ने ये देश खड़ा किया है, 18 अलूतेदारों ने ये देश खड़ा किया है, ये देश किसानों ने खड़ा किया है। और इसीलिए हम इस देश के असली मालिक हैं। ओबीसी इस देश का असली मालिक है, तो इस असली मालिक को असली ही मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए मैं यहाँ मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। मुझे इस मंच पर बोलने की संधि दी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।